हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं हूं संयम भयाना, ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो आपको यहां पर इस चैनल पे करवा रहा हूं मैं आपको क्लास 11th एंड 12th अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस। तो आप पहुंच चुके हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी में। पार्टनरशिप की बुक के अंदर हमने खत्म कर लिया अभी तक एडमिशन तक सारे चैप्टर, फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, 4 चैप्टर हम पूरे अच्छे से कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस चैप्टर। सिंस यू हैव डन चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उनके अंदर सब कुछ इसका सबको कवर हो रखा है भाई, कुछ भी नया नहीं है देखा जाए तो आज तुम क्वेश्चन करोगे तुम्हें समझ भी आएगी। अगर तुमने वो दोनों चैप्टर मेरे अच्छे से सुन लिए हैं तो रिटायरमेंट में कुछ भी नया नहीं देखने को मिलेगा खास। ठीक है, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन करेंगे और रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आज की क्लास में हम खत्म करेंगे। शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहली चीज भाई, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज बेसिकली, तुम सोचोगे सर रिटायरमेंट जैसे रिटायरमेंट पेंशन मिलती है, सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाते हो, कुछ वैसा ही है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्या होता है? ये पार्टनरशिप फर्म है। देखो, एक पार्टनरशिप फर्म है, 4 पार्टनर्स है, ए बी सी डी। ठीक है, ए अपनी किसी वजह से रिटायर होना चाहता है, वो इस फर्म से बाहर निकलना चाहता है तो वो निकल सकता है। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस है? रिटायर होने का मतलब है कि अब इसका इस पूरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना सारा हिस्सा बी को दे देगा या सी को दे देगा या डी को दे देगा या इन सबको बांट देगा या किसी भी रेशो में कैसे भी दे देगा और ए इस बिजनेस से निकल जाएगा। ए को इसके जितना भी इसका पैसा लगा हुआ था इस बिजनेस में, वो इसको आप हिस्सा दे देंगे, बी सी और डी मिलके, या फिर मैं कहूं कि ए ने जिसको अपना हिस्सा दिया वो इसको अपना पैसा दे देंगे और ये चला जाएगा। तो ये होता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। की एग्जिट कैसे लिया जाता है पार्टनरशिप फर्म में से? क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो 3 तरीकों से रिटायरमेंट की जा सकती है। एक तो बाय अग्रीमेंट, कि अग्रीमेंट के हिसाब से कि अग्रीमेंट में क्या लिखा है कि कौन पार्टनर कब रिटायर हो सकता है, उसके अंदर जो भी कंडीशन लिखी है उस हिसाब से रिटायरमेंट हो सकती है। दूसरा म्यूचुअली, कि सभी पार्टनर्स म्यूचुअली चाहते हैं कि पार्टनर ये रिटायर हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। 6 पार्टनर है, एक रिटायर होना चाहता है, उसने बोला मैं होना चाहता हूं, उसे नोटिस दिया, बाकी सबने कहा हाँ जी हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है व्हेन पार्टनरशिप एट विल, कि अगर पार्टनरशिप एट विल हो। पार्टनरशिप काफी तरीकों की होती है, उनमें से एक होती है पार्टनरशिप एट विल। कुछ रह गया बीच में, पार्टशिप लिख दिया मैंने। पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब होता है इच्छा। ये पार्टनरशिप जब तक आपकी इच्छा तब तक रहेगी। तो अगर पार्टनरशिप एट विल है तब भी क्या हो सकता है, तब पार्टनरशिप, कोई पार्टनर रिटायर होना चाहे तो वो रिटायर हो सकता है। जैसे 4 पार्टनर्स है, पार्टनरशिप एट विल है कि जो जब चाहे रिटायर हो सकता है, ड्यूली नोटिस देके, तो जो रिटायर होना चाहे वो नोटिस देके रिटायर हो सकता है। इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट एज इट इज, जो तुमने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा, जो तुमने एडमिशन में पढ़ा, वही रिटायरमेंट में क्या इफेक्ट होता है? ओल्ड पार्टनरशिप डीड कम्स टू एन एंड, वो खत्म हो जाती है, एंड न्यू पार्टनरशिप डीड कम्स टू एग्जिस्टेंस। डीड की जगह अगर हम वर्ड यूज करें एग्रीमेंट तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि डीड लिखित होनी जरूरी नहीं है। तो हम कहेंगे ओल्ड पार्टनरशिप अग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप अग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। या मैं कहूंगी दिस इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, की पुरानी पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई, अब नई पार्टनरशिप फर्म, उनके बीच में नया तरीके से पार्टनरशिप चलने वाली है, क्योंकि मालिक बदल रहे हैं, एक मालिक कम हो रहा है और उसका हिस्सा बाकी मालिकों में बट रहा है। तो एक नया अग्रीमेंट यहां पर होने वाला है। तो ये इसका इफेक्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि जब रिटायरमेंट होती है तो राइट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर क्या होते हैं, लायबिलिटीज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर क्या होता है, और एडजस्टमेंट्स के लिए क्या क्या होगा। राइट्स की मैं बात करूं, क्या क्या अधिकार है, कि भैया जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसके पास क्या क्या अधिकार है, उसे क्या क्या मिलेगा। तो राइट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर में 2 मुख्य चीजें मिलती हैं। याद करो, जब हमने एक नए पार्टनर को एडमिट किया था तो हमने 2 मुख्य चीजें उससे मांगी थी। एक हमने मांगा था कि भैया अपना कैपिटल लेकर आओ एसेट लायबिलिटी में हिस्सेदारी लेने के लिए। दूसरा हमने बोला था फ्यूचर प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी लेने के लिए गुडविल का हिस्सा लेकर आओ। तो सिमिलरली जब रिटायर होगा पार्टनर तो कहेगा एक हिस्सा तो मुझे क्या दे दो, मेरी कैपिटल दे दो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स।
आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद मेरी कैपिटल दे दो। और दूसरी चीज, शेयर इन गुडविल, जो गुडविल की वैल्यूएशन है उसके अंदर जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो। वेरी सिंपल। कैपिटल का हिस्सा लेगा क्यों? क्योंकि जो उसका एसेट लायबिलिटी में हिस्सा है वहां से निकालने के लिए, और गुडविल जो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाओगे इस रिटायरिंग पार्टनर की वजह से, तो उसका आज ही हिस्सा दे दोगे, दैट इज शेयर इन गुडविल। तो ये दो चीजें वो अपनी लेकर जाएगा। व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर? अक्सर बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि सर रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटी क्या है। दो तरीकों से हम डिस्कस करते हैं इसको। फॉर थिंग्स बिफोर रिटायरमेंट, थिंग्स या इवेंट्स बेटर वर्ड रहेगा, बिफोर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले जो जो इवेंट हुए उनके लिए रिटायरिंग पार्टनर की क्या लायबिलिटी है। फॉर इवेंट्स आफ्टर रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट के बाद जो इवेंट हो रहे हैं उनके लिए रिटायरिंग पार्टनर की क्या क्या लायबिलिटी है पड़ी। ठीक है। जो इवेंट बिफोर रिटायरमेंट है तो उसके लिए किसी भी बंदे को कुछ पे करना है या कुछ भी फर्म की लायबिलिटीज है तो उसके अंदर रिटायरिंग पार्टनर भी लायबल होगा। लेकिन एक अग्रीमेंट बनाया जा सकता है, हाउएवर इसके अंदर एन एग्रीमेंट कैन बी साइंड फ्रीइंग रिटायरिंग पार्टनर, कि हम रिटायरिंग पार्टनर को फ्री करने के लिए एक अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं कि पुराने पार्टनर्स भी उस पर साइन कर दें और रिटायरिंग पार्टनर भी उस पर साइन कर दे, और उसे बोला जाए कि जो भी बीत गया है उसकी किसी भी लायबिलिटी के लिए ये रिटायरिंग पार्टनर लायबल नहीं होगा। तो ऐसा एक अग्रीमेंट साइन किया जा सकता है। अगर कुछ नहीं बोला गया तो उस केस में जो रिटायरिंग पार्टनर है, फॉर एवरी इवेंट जो भी उसके रिटायरमेंट से पहले फर्म में हुआ है उसके लिए वो लायबल रहने वाला है। अब बात करते हैं फॉर इवेंट्स आफ्टर रिटायरमेंट की, उस ऐसे इवेंट जो उसके रिटायरमेंट के बाद हो रहे हैं, क्या वो उसके लिए भी लायबल है या नहीं है। तो यहां पे आपको बड़ी खास बात पता चलती है कि एक रिटायरिंग पार्टनर इवन आफ्टर रिटायरमेंट थर्ड पार्टीज को लायबल होता है, जब तक कि वो एक पब्लिक नोटिस ना जारी कर दे कि मैं इस फर्म का हिस्सा नहीं हूं। तो यू आर लायबल अंटिल इशुएंस ऑफ पब्लिक नोटिस, जब तक तुम पब्लिक नोटिस नहीं दे देते हो अबाउट रिटायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरली लोगों को लगता है कि इस पार्टनर रिटायर हो गया है तो कि भैया वो जो उसके रिटायरमेंट के बाद के जो इवेंट्स हैं उसके लिए वो लायबल नहीं है। अरे है, जब तक कि वो इशू नहीं कर देता एक पब्लिक नोटिस कि मैं रिटायर हो गया हूं। क्योंकि जनरली पब्लिक को लग रहा होता है कि ये तो अभी भी इस फर्म का पार्ट है पड़ा, और उसके बेसिस से वो डील कर लेता है, तो जिससे प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम की वजह से बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो उसे एक पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ता है रिगार्डिंग द रिटायरमेंट। समझ आ गई बात। अब आगे चलते हैं। व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स नीडेड, क्या क्या एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आप देखोगे अगर ध्यान से तो पहले 5 पॉइंट तक डिट्टो सेम कहानी है जो एडमिशन में पढ़ा आपने, कुछ भी नया नहीं है। जो हमने वहां पढ़ा एज इट इज यहां पर भी है कि भैया कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ेगी क्योंकि रिटायर हो रहा है तो कौन कितना गेन कर रहा है उसका हिस्सा आप नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालोगे बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में, वो बहुत जरूरी है। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि देखो आपको पता ही है कि जो सामने वाला पार्टनर है उसको मुझे क्या देना है, उसे कैपिटल का हिस्सा देना है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, और गुडविल देनी है। तो कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स निकालने के लिए मुझे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, गुडविल के लिए गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो अगली 3 चीजें तो यही हो गई कि गुडविल का ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। फिर आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि हमने एडमिशन में भी सीखा था। रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है। यहां पर 5 केसेस होते हैं जो कि हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। 2 नई चीजें हैं और कॉमन सेंस की बात है, 2 नई चीजें क्यों ना होंगी ही होंगी। क्या
कि भैया कितने पैसे देने हैं, कैसे कैसे पैसे देने हैं। क्योंकि इफ अ पार्टनर इज रिटायरिंग, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो बाकी पार्टनर्स की जिम्मेदारी है कि उसकी पेमेंट करें। वो कितनी पेमेंट करनी है और कैसे कैसे पेमेंट करनी है, ये दो नए टॉपिक ऐड हो जाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, पेमेंट ऑफ टू द रिटायरिंग पार्टनर, ये दो नए टॉपिक्स हम पढ़ लेंगे, बात ही खत्म। ठीक है, चलो शुरू करें। पहला टाइप ऑफ सवाल दैट इज रेशो बेस्ड क्वेश्चंस। रेशो बेस्ड क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई भी नई चीज नहीं है, जो तुम्हें चेंज इन पीएसआर में सिखाया, जो तुम्हें एडमिशन में सिखाया, एज इट इज कॉपी पेस्ट है। रेशो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर वही सारी कहानियां जल्दी से रिवाइज कर लो। न्यू पीएसआर निकालना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 3 तरीके की रेशो दी होंगी आपको यहां पर, गेनिंग रेशो। क्योंकि भाई पुराने पार्टनर्स के खाते बना रहे हो, तो जब एक पार्टनर चला गया तो देखोगे ना उसका हिस्सा किस किसने कितना कितना गेन करा। इन 3 में से कोई 2 गिवन होंगी, या ये दोनों, और ये निकालो। या फिर कहेगा ये पता है ये निकालो, या कहेगा ये पता है ये निकालो, वट एवर द केस में भी। कुल मिला के एक छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। गेनिंग रेशो किसके बराबर है, पार्टनर्स जो गेन करते हैं वो किसके बराबर है। अब सोचो कि मेरा पहले जो भी हिस्सेदारी थी, अब एक पार्टनर निकल गया तो मेरी हिस्सेदारी बड़ी होगी ना, कॉमन सेंस के हिसाब से देखो तो जरूरी नहीं है बड़े, क्योंकि हो सकता है कि 2 पार्टनर है तो सिर्फ दूसरे को सारा हिस्सा दे दिया। लेकिन जनरली देखें तो जो पुराने पार्टनर्स है उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई होगी। तो हम कहते हैं कि गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। आंसर अगर पॉजिटिव आए तो गेन किया है भैया, आंसर अगर नेगेटिव आए तो सैक्रिफाइस किया है भैया। एज सिंपल एज दैट। कि भैया अगर मेरा नया ज्यादा है पुराने से तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब मैंने गेन करा है, क्योंकि नया ज्यादा है पुराने से। नए में से पुराना माइनस करने पे आंसर आ जाए माइनस का, तो इसका मतलब मैंने सैक्रिफाइस करा है कि नया मेरा कम है, सॉरी हाँ जी, नया मेरा कम है। सॉर्टेड है कहानी। ये छोटी छोटी बातें पता है तो अब हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनते चले जाना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहते हैं कि सुरभि, सलोनी एंड रीना वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/4, 1/4 एंड 1/2। तो इस रेशियो में शेयर कर रहे हैं 1/4, 1/2, 1/2, ओ सॉरी 1/4। फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इफ सुरभि रिटायर्स, सलोनी रिटायर्स। कौन कौन है, सुरभि, सलोनी, रीना। ठीक है, पहले तो इनकी रेशो ढंग से निकाल लो। ये ढंग से नहीं है, फ्रैक्शंस में है, तो हम ढंग से निकाल लेते हैं। एलसीएम हम सेम कर देंगे, एलसीएम सेम करते हैं तो 4 आएगा, तो ये 1 रह जाएगा, इस टू 1 रह जाएगा, 2 into 2 4, 2 into 1 2, तो रेशो बन गई हमारे पास 1:2। ठीक है, तो ये है जी इनकी ओल्ड रेशो। अब कहता है फाइंड द न्यू रेशो इफ रिमेनिंग पार्टनर्स इफ सुरभि रिटायर्स। बड़ा सिंपल तरीका होता है, कोई इंफॉर्मेशन ना हो, ओल्ड रेशो दे रखी हो, न्यू रेशो निकालनी हो, गेनिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको कहता है सुरभि रिटायर्स, तो कर दो सुरभि को रिटायर। न्यू रेशो होगी सलोनी और रीना के बीच में 1:2, ये वाली। अगले में कहता है सलोनी रिटायर्स, तो सलोनी को रिटायर कर दो, उन दोनों के बीच में रेशो होगी 1:2। क्वेश्चन बोलता कि रीना रिटायर्स, तो रीना को हटा देते, बाकी दोनों में रेशो होती 1:1। आई बात समझ? अगर मैं तुम्हें बोलूं जैसे कि अगला सवाल है दीपक, अजय, मनोज 3:2:1, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी और बोलता है फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इफ अजय रिटायर्स। अजय भैया को हटा दो, क्या रहेगा, दीपक और मनोज का रेशो 3:1। मैं कहता मनोज को हटा दो, मनोज रिटायर होता है तो दीपक अजय में क्या रह जाती, 3:2। वेरी सिंपल। तो मतलब कि अगर तुम्हें क्या रखा हो, नई रेशो बताओ, गेन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस जो बंदा रिटायर हो रहा है उसके ऊपर काटा मार देना, बाकी बीच में जो रेशो रहता है उसे लिख देना। आगे देखो, ये क्वेश्चन नाइस है, ये क्वेश्चन आपको बहुत चीजें सिखा देगा कि किस किस तरीके से केसेस बन सकते हैं, वो सारे हम यहाँ पर लगभग सीख जाएंगे। इसके आगे और भी सीख जाएंगे, ऑफ और फ्रॉम का फर्क, जो हम हर बार हर क्लास में सीखते हैं। तो देखो जल्दी से,
हरदीप मोनिका एंड तारिफ वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. तारिफ रिटायर्ड एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ हरदीप एंड मोनिका इन ऑल ऑफ द अबव केसेस. हम पहले एक केस कर लेते हैं. इस केस में हमें पता है कि HMT हरदीप मोनिका तारिफ इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2. तारिफ रिटायर्ड एंड पहला केस देखो, हिज शेयर इज टेकन बाय हरदीप एंड मोनिका इन रेशियो ऑफ 2:1. अब बड़ी कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, ये क्या है? ये है गेनिंग रेशियो. क्योंकि जब तारिफ रिटायर हो रहा है तो हरदीप और मोनिका गेन कर रहे हैं, उसका हिस्सा किसमें? 2:1 में. तो ये हो गई गेनिंग रेशियो. तो हम कहते हैं कि व्हेन तारिफ रिटायर्स हरदीप एंड मोनिका गेन हिज शेयर इन रेशियो ऑफ 2:1. तो हम आराम से निकाल सकते हैं हरदीप का गेन कितना है. हरदीप जी का गेन कितना है? हरदीप जी का गेन आता है 2:1 में तारिफ का शेयर कितना है? 2/10. 2/5 3 8 और 2 10. उसका 2/3 हरदीप जी गेन करेंगे, तो ये आया 2/3. तो ये आया मेरे पास 2 × 2 4, 10 × 3 30. फिर देखते हैं इस तरीके से मोनिका का गेन. मोनिका जी का गेन कितना आएगा? मोनिका जी का गेन आएगा 2:1 की रेशियो में, तो मोनिका जी गेन कर रही है 1/3. 1/3 ऑफ तारिफ का शेयर. तारिफ का शेयर कितना है? 2/10. तो ये आ गया मेरे पास 2/30. सभी क्वेश्चंस को करने का बहुत सिंपल तरीका होता है. आप जितने जो भी पार्टनर्स हैं उनका गेन निकाल लो, फिर उनके ओल्ड में गेन ऐड कर दो, न्यू आ जाएगा. बड़ी सिंपल सी बात है ना. मैं कहता हूं कि जो जितना गेन करा वो निकाला, नया शेयर निकालना है तो कहते हो पुराना इतना था, गेन इतना करा, जोड़ दो, आ जाएगा नया शेयर. तो हम निकालते हैं न्यू शेयर्स. न्यू शेयर्स कितने आएंगे? हरदीप जी का न्यू शेयर कितना आएगा? इनका नया शेयर आता है जी ओल्ड कितना है? 5/5 3 8 2 10. 5/10 प्लस 4/30. 5/10 प्लस 4/30. तो ये आ गया 30. एलसीएम लेंगे हम, तो 10 × 3 3 × 5 15 प्लस 4 19/30 आ गया. इसी तरीके से मोनिका जी का देखते हैं, तो मोनिका न्यू शेयर कितना आ जाएगा? जो ओल्ड है 3/10, उसमें गेन ऐड कर दोगे 2/30, तो आ जाएगा 3/10 प्लस 2/30. 30 आया एलसीएम. 3 3 × 3 9 प्लस 2 11/30. तो न्यू रेशो क्या आ गई भाई? न्यू रेशो क्या आ गई? 19:11. और नई रेशो हमेशा क्या होनी चाहिए? उसका टोटल इनके एलसीएम के बराबर होना चाहिए, जो कि है पड़ा 19 + 11 30. तो नई रेशो हमने निकाल दी. पहला केस समझ आया. व्हेन गेनिंग रेशो इज गिवन, ओल्ड रेशो इज गिवन, यू आर सपोज टू कैलकुलेट न्यू रेशो. मैंने कह रहा केसेस बना के याद करो, बड़ी कॉमन सेंस की बात है. बड़े आराम से देखो, बड़े साधारण तरीके से देखो कि भाई तुम्हें देखना है किसने कितना गेन करा, पुराने में गेन जोड़ दो, नया आ जाएगा. ठीक है. अगला देखो, हिज शेयर इज टेकन बाय मोनिका. सारे का सारा तारिफ का शेयर किसने ले लिया? मोनिका ने ले लिया. तो हम कहेंगे कि मोनिका जी का गेन कितना हुआ? मोनिका जी का गेन कितना हुआ? मोनिका जी का गेन हुआ जितना तारिफ का सेक्रीफाइस है. भाई तारिफ का सेक्रीफाइस है 2/10, तो सारे का सारा मोनिका जी ने गेन कर लिया, तो हम कहेंगे 2/10. तो न्यू शेयर अगर आप देखोगे तो मोनिका जी का न्यू शेयर कितना आएगा? ओल्ड पुराना कितना है? 3/10 प्लस 2/10, दैट इज 5/10. तारिफ तो रिटायर हो गए हैं, रह गए हरदीप जी. हरदीप जी का देखो जी नया शेयर कितना आएगा? उनका जो पुराना है 5/10 वही रह जाएगा, क्योंकि गेन तो कुछ करा ही नहीं. गेन तो तुमने कुछ करा ही नहीं. तो न्यू रेशो कितनी आ जाएगी? 5:5, दैट इज 1:1. तो हरदीप जी एंड मोनिका जी की न्यू रेशो कितनी आ जाएगी? 1:1. दे विल बिकम इक्वल पार्टनर्स. ठीक है. लास्ट केस देखो,
no information is given. Tarif retires and no information is given. Find the new profit sharing ratio between Hardeep and Monica. क्या करोगे? क्या करोगे? अरे तारिफ का शेयर ऐसे काट दो, हरदीप एंड मोनिका का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 5:3. सॉर्टेड है कहानी. तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन हरदीप एंड मोनिका विल बी 3:2. सारे कैसे समझ आ गए? अगर रेशो दे रखी हो, गेनिंग रेशो, अगर किसी एक ही पार्टनर ने सारा गेन कर लिया हो या कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो तीनों केसेस में किस तरीके से आप क्वेश्चन को करने वाले हो. आगे चलते हैं. अब आपको मैं दिखाता हूं कुछ गेनिंग रेशो के क्वेश्चन. अभी आपने देखा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकल रही है, अब देखते हैं गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी. फिर से सुरभि, सलोनी, रीना वर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 1/4, 1/4, 1/2, 4 LCM. तो भैया 4 LCM 1:2, 4 LCM 1:2 है ना. Then old ratio is 1:2. कहते find the gaining ratio of remaining partners if सुरभि retires. अगर सुरभि जी रिटायर होती हैं, ये है सुरभि, ये है सलोनी, ये है रीना. अगर सुरभि रिटायर होती है तो न्यू रेशो क्या होती है? इसकी हटा दो. इसी तरीके से गेनिंग रेशो क्या होती है? फिर से इसकी हटा दो. तो गेनिंग रेशो ऑफ सलोनी एंड रीना विल बी 1:2. सिमिलरली अगर सलोनी रिटायर होती है तो इसको हटा दो, तो सुरभि और रीना की गेनिंग रेशो 1:2. समझ गए? गेनिंग रेशो में भी सेम काम करना है. जैसे आपको अगर गेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो आप न्यू रेशो के बारे में जो काम कर रहे थे सेम करना है आपको. अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बोला गया है कि गेनिंग रेशो निकालो और नई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उस पार्टनर को, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसे हटा दो और बाकियों की गेनिंग रेशो लिख दो. गॉट इट? चलो जी आगे देखते हैं. राघव, मनोज एंड जसप्रीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 1/2. ये जरूर ध्यान रखना कि ये आपको ठीक जरूर करना है. 3/10, 1/5. तो एलसीएम लोगे तो 10, 2 into 5, 5:3:2. ये है इनकी ऑल्ड रेशो. Manoj retires and Raghav and Jasprit agree to share future profits in the ratio of 3:2. Calculate the gaining ratio. अब ये क्वेश्चन क्या है? ये मुझे ओल्ड रेशो दे रखी है, मुझे न्यू रेशो बताई गई कि राघव एंड जसप्रीत अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2. तो भैया आराम से लिख लेते हैं. राघव, मनोज, जसप्रीत. राघव, मनोज, जसप्रीत 5:3:2. रिटायर कौन हो रहा है? मनोज रिटायर हो रहा है. राघव और जसप्रीत के बीच में न्यू रेशो है 3:2. गेनिंग रेशो निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था. जस्ट आपको क्या करना है? न्यू माइनस ओल्ड कर देना है. करके देखें. तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो. तो देखें पहले राघव का न्यू माइनस होल्ड करना है. नया कितना है? 3/5. पुराना कितना है? 5/10. 3/5 माइनस 5/10. एलसीएम लोगे 10. 5 into 2, 2 into 3, 6 minus 5, that is 1/10. सिमिलरली जसप्रीत जी का देखते हैं. तो जसप्रीत का न्यू है 2/5, लेस कर दोगे ओल्ड, दैट इज 2/10. तो ये आ गया आपके पास. एलसीएम आया 10. 5 into 2, 2 into 2, 4 minus 2, that is 2/10. गेनिंग रेशो क्या आया? गेनिंग रेशो क्या आया? तो गेनिंग रेशो आ गया तुम्हारे पास 1:2. बस ये ध्यान रखना बेस सेम होना चाहिए. अगर बेस सेम नहीं है तो आपको बेस सेम करना पड़ेगा. तो गेनिंग रेशो आ गया 1:2. गॉट इट? वेरी सिंपल. न्यू में से ओल्ड माइनस करा, दैट्स इट. फिर बेस सेम करे, बेस सेम ही थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, 1:2 लिख दिया. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन और इससे अगला क्वेश्चन दोनों को कंपेयर करके देखना, आपको समझ आएगी ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस. तमन्ना, सरिता एंड परी वर, ये कौन सी स्पेलिंग है वर की?
were partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. Sarita retired and Tamanna takes 1/9 of his profit share and balance profit share is taken by Pari. आपको क्या करना है, आपको यहां पे निकालना है न्यू रेशियो। बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कहते हैं तमन्ना, सरिता और परी, तीन पार्टनर्स है, तमन्ना, सरिता, परी। They were sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. अब होता क्या है कि तमन्ना टेक्स, सरिता रिटायर्स, सरिता जी हो गई है रिटायर, एंड तमन्ना टेक्स 1/9 ऑफ हिज, हर आना चाहिए ना भाई, ऑफ हर प्रॉफिट शेयर। तमन्ना उसका 1/9 ऑफ प्रॉफिट शेयर ले जाती है। तो आराम से देखो तमन्ना का गेन कितना है, टीज गेन, तमन्ना का गेन कितना है 1/9 ऑफ हर शेयर। सरिता का शेयर कितना था, 3 तो 5 और 4 9, तो 3/9 का 1/9, तो ये आया 3/9 का 81, इतू सा शेयर बस, 3/81 तमन्ना का गेन है। एंड बैलेंस प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय परी, तो परी का गेन क्या होगा, परी का गेन क्या होगा, ये निकालने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। एक तो आप कहो कि अगर 1/9 उसके शेयर का ये लेगी तमन्ना, तो बाकी बचा कितना 8/9। अगर मैं कहूं कि 3 हिस्से में से एक हिस्सा ये लेके तो बाकी 2 हिस्से इसके पास, 9 हिस्से में से एक ये लेगी तो 8 हिस्से इसके पास, तो 8/9 ऑफ 3/9, ठीक है, 9 हिस्सों में से एक उसके पास है तो 8 ही लेगी। तो ये क्या बन जाएगा 8 × 3 24/81। एक तरीका यह है निकालने का। दूसरा तरीका क्या है परी का गेन निकालने का, कि आप कहो सरिता का टोटल शेयर था 3/9, जिसमें से 3/81 वो ले गई, तो मतलब कि टोटल कितना था 3/9, जिसमें से 3/81 वो ले गई तमन्ना, बाकी ये ले गई होगी, तभी तो बोला बैलेंस प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय परी। तो दोनों चीजें आनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक मैथ है और ये बेसिक मैथ आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो तो ये आया आपके पास एलसीएम 81, 9 9 81, 9 × 3 27 -3, फिर से आ रहा है 24/81। आई बात समझ, तो ये दोनों सेम है, और सेम हो भी क्यों ना, क्योंकि बिल्कुल सेम तरीके, वहां पे हमने 9 हिस्से में से एक दे दिया, 8 इसको दे दिए, या हमने क्या किया टोटल में से एक हिस्सा हटा दिया तो 8 हिस्से ही बचेंगे ऑटोमेटिकली। दोनों तरीके सेम है। तमन्ना का गेन पता चल गया, परी का गेन पता चल गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, आराम से इनके नए हिस्से निकाल सकता हूं। न्यू शेयर्स, तमन्ना का देखें, पुराना कितने 4 3 7 और 2 9, तो 4/9 प्लस गेन कितना करा तमन्ना ने 3/81, तो ये आया 81, 9 9 81, तो भाई 9 × 4 36 प्लस 3, तो ये आया 39/81। परी का देखें, ओल्ड कितना है परी का 2/9 प्लस गेन कितना करा 24/81, 9 एलसीएम आया, 9 9 9 × 2 18 प्लस 24, तो जो कि बनेगा आपके पास 8 4 12 2 1 4 42/81। तो न्यू रेशियो है 39:42। चेक कर लो दोनों को टोटल 81 बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल बन रहा है, इसका मतलब ठीक है। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 3 की टेबल पे चला जाएगा मेरे हिसाब से, 3 1 सा 3 3 सा 3 14 सा 13:14 आ जाएगी इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ तमन्ना एंड परी। समझ आया क्वेश्चन? इफ ऑफ लिखा हो तो ऐसा करते हो। यही अगला सवाल देखो तुम, फ्रॉम क्या है, दिव्या विकास वरुण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 1/2 1/8 3/8। विकास रिटायर्ड एंड 1/9 फ्रॉम हिज शेयर वॉज टेकन बाय दिव्या। पहले बाकी कहानी देखो, जल्दी से देखो, बाकी बिल्कुल सेम है। दिव्या विकास वरुण, अरे अरे अरे, दिव्या विकास वरुण 1/2 1/8 3/8, 8 एलसीएम चक लो, 2 × 4 4:1:3, तो इनकी रेशियो क्या है 4:1:3। सॉर्टेड है। अच्छा, अब कहते हैं कि विकास रिटायर्ड, विकास जी हो गए रिटायर
एंड 1/9 फ्रॉम हिज शेयर वॉज टेकन बाय दिव्या। तो दिव्या का गेन कितना होगा, अपनी नोटबुक्स में एज इट इज लिख लेना। दिव्या का गेन कितना होगा 1/9 फ्रॉम विकास शेयर। तो आप ये मत सोच लेना कि ये होगा 1/9 इंटू विकास का शेयर है 1/7 और 1/8। ये भैया गलत है, ये लिखना है ऐसे और इसको गलत लिखना है क्योंकि ये नहीं है। क्योंकि ऑफ होता तो ये होता कि 1/9 ऑफ हिज शेयर, तो हम कहते हैं 1/9 और उसका शेयर जितना है 1/9 ऑफ कर दो। लेकिन अब उसने बोला दिव्या का गेन कितना 1/9 फ्रॉम हिज शेयर, तो मतलब एज इट इज 1/9 उसका गेन है। समझ आई बात, एज इट इज 1/9। बैलेंस इज गेन्ड बाय वरुण, तो वरुण का गेन कितना है, वरुण का गेन है बैलेंस। बैलेंस है कितना, अरे भाई इस विकास का टोटल था 1/8, इसमें से 1/9 ये ले गई तो बाकी बचा कितना 1/8 माइनस 1/9, तो ये बचा 72। 9 माइनस 8 दैट इज 1/72, दैट इज 1/72। तो वरुण का गेन है 1/72, दिव्या का गेन है 1/9। हम निकाल लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू आ जाएंगे, दिव्या का आ जाएगा न्यू। दिव्या का ओल्ड कितना है, दैट इज 4/8। भी जोड़ दो, दिव्या का गेन कितना है 1/9, तो ये आया 72। 9 इंटू 4 36 प्लस 8 44/72। और वरुण का आ जाएगा, वरुण का पहले है 3/8 प्लस 1/72। 72 9 इंटू 3 27 प्लस 128/72। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ गई इनके बीच में, दैट इज 44:28। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 के टेबल पे गया तो 11। तो इनका टोटल जरूर कर लेना कि टोटल सही आ रहा है क्या, नहीं आ रहा 72 बिल्कुल बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 4 11 4 7 जा, तो 11:7 आ जाएगी इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई बात समझ। सो फ्रॉम का मतलब एज इट इज उतना ही, ऑफ का मतलब होता है उसके शेयर का इतना, तो मतलब 1/9 ऑफ उस बंदे का शेयर का। गॉट इट। चलो जी अंतिम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है कि सोनू, मोनू एंड रीटा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5:3। ओके जी। सोनू रिटायर्स एंड इट वाज डिसाइडेड दैट profit sharing ratio between Monu and Rita will be same as was between Sonu and Monu। बड़े ध्यान से देखना, कहते हैं कि सोनू, मोनू, रीटा were partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5:3। Sonu retires and it was decided that profit sharing ratio between Monu and Rita will be same as was between सोनू एंड मोनू। इनके बीच में ऐसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी जैसी सोनू और मोनू के बीच में थी, तो मतलब 7:5 रहेगी। ठीक है, तो मोनू और रीटा के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे रहेगी, 7:5 की रहेगी। बात समझ आ गई। तो मतलब हमें क्या दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, न्यू रेशियो दे रखी है। हमें निकालना क्या है, बोला नहीं है कुछ, सेक्रीफाइस सॉरी गेनिंग निकालना होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन लिखने का ढंग थोड़ा अजीब, क्वेश्चन इज आसान। तो गेनिंग क्या आ जाएगा, मोनू का देखे पहले, मोनू का देखो भाई, न्यू में से पुराना माइनस कर दो। न्यू कितना है 7/7 प्लस 5 कितना होता है 12। 7/12 में से पुराना माइनस करो, मोनू का पुराना है 7 5 12 और 3 15, तो 5/15, तो 5/15 माइनस कर दो। एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60 ले लेते हैं, तो 12 इंटू 5 5 इंटू 7 35 माइनस 15 इंटू 4 4 इंटू 5 20, तो 15/60। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं आर का, रीटा का। रीटा का न्यू कितना है 5/12, माइनस करते हैं ओल्ड। ओल्ड कितना है 5 3 8 और 7 15, तो 3/15।
तो ये आया आपका एलसीएम 15 60, 12 इंटू 5 5 इंटू 5 25 माइनस 15 इंटू 4 4 इंटू 3 12, तो ये आया आपके पास 13/60। तो ये आ गया भैया गेन। ये मत सोचना इनका टोटल से टोटल के बराबर क्यों नहीं बन रहा, ये नया रेशो नहीं है, ये उनका गेनिंग रेशो है। तो गेनिंग रेशो ही पूछा था, तो गेनिंग रेशो क्या आया एम और आर के बीच में 15:13। तो ये हुआ इनका गेनिंग रेशो। यहां पर हमारी क्लास खत्म होती है रिलेटिंग टू रेशो। तो रेशो बेस्ड क्वेश्चन अब हमारे बिल्कुल अच्छे से खत्म हो गए हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां पर हम करेंगे इसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तब तक के लिए स्टे ट्यून, सारे के सारे लेक्चर्स अच्छे से सुनते रहो। यहां तक आ गए हो तो बताकर जरूर जाओ कि लेक्चर कैसा लगा, क्या वाकई तुम्हारे को हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।